आज हमारे साथ शाहलट में चर्चा में हैं मुजफ्फरनगर की वह शख्सियत जिसके बारे में जितना बोलूं शायद कम रहेगा क्योंकि राजनीति में एक सीढ़ी और एक लिफ्ट दो चीजें होती है। तो लिफ्ट का प्रयोग राकेश शर्मा ने अपनी जिंदगी में नहीं किया और सीढ़ियां स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चले गए और आज उस सीढ़ी का ही एक डंडा आपको मुजफ्फरनगर से उठाकर सीधा राष्ट्र पर ले गया क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राकेश शर्मा को बड़ी सौगात से नवाजा है, जो कि आज देशवासी सब मतलब कहीं ना कहीं खुशी में है कि राकेश शर्मा की जो एक मेहनत थी, जो लगातार राकेश शर्मा ने अपनी जिंदगी में एक कभी भी पीछे मुड़कर ये नहीं देखा, चाहे सूरत हाल कुछ भी रहे हो, जहां भी जिम्मेदारी पार्टी ने दी उस जिम्मेदारी को निभाने की पुरजोर कोशिश करी, कभी किसी तरह की जिद नहीं की। ना जिद करने का सिला आखिर आज मिल ही गया राकेश शर्मा को और बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी कमेटी में राष्ट्रीय सचिव। ये बहुत बड़ी बात है। राकेश शर्मा जी, तो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है मुझ पे ये भरोसा जताने का काम किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भरोसा जताया है, जो हमारे मुजफ्फरनगर की जनता का जो प्यार मिला है, वो 2017 के चुनाव में भी और 2023 के जो नगर पालिका का चुनाव हुआ, मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी उस चुनाव में जो लोगों का प्यार उमड़ा, भले हम चुनाव हार गए वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों के दिलों में एक जगह बनी है। मुझे खुशी है उस बात की। शायद वो लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही आज इस रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे दिया। जिस तरीके से, जिन उम्मीदों के साथ अखिलेश यादव ने आप पर विश्वास जताया था, पूर्व में नगर पालिका का आपको प्रत्याशी बनाया गया था और आपकी पत्नी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाई चुनाव में, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन उस प्रदर्शन में जिस तरीके से आपको खास करके ब्राह्मण समाज, यानी कि जिस बिरादरी से आप ताल्लुक रखते हैं, जो कि बहुत बड़ी आपके लिए एक चुनौती थी कि आपकी बिरादरी आपको कितना सपोर्ट करेगी। जहां सर समाज के लोगों ने आपको वोट किया, सर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया, वहीं आपकी बिरादरी भी उस मुहिम में पीछे नहीं रही। तो 2024 का चुनाव सर पे है, क्या बिरादरी आप तक सिमट के रह गई थी या समाजवादी पार्टी को कोई प्रत्याशी आगे चुनाव लड़ने आएगा तो क्या बिरादरी उसके साथ भी खड़ी हो जाएगी? देखिए राणा जी, ये बात तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखूंगा और जहां तक मेरी अपनी पकड़ है वो खाली समाज की बात नहीं, मैं सभी लोगों ने मुझे प्यार दिया है। क्योंकि ये अगर मैं खाली समाज की बात करूंगा तो ये उन लोगों के साथ मेरा अच्छा व्यवहार नहीं होगा और उन लोगों को महसूस हो, क्योंकि मैं आपसे पहले भी कहा, पूरे चुनाव में जितने पत्रकार साथियों ने मेरे से बात की, मैंने हमेशा ये कहा मेरा परिवार बहुत बड़ा है और मैं केवल संबंधों से ही अपना इस परिवार को यहाँ बनाया है। आज इतने बड़े पूंजीपतियों के सामने जो चुनाव लड़ पाए हम लोग, वो लोगों के प्यार के आशीर्वाद के कारण ही इस ये जो मेरा सभी जाति धर्मों से बना हुआ जो परिवार है, उसकी वजह से मैं लड़ पाया। और निश्चित रूप से जो है गठबंधन से जो भी प्रत्याशी हमारे होंगे, उनकी मदद इस लोकसभा मुजफ्फरनगर में हम लोग पूरे तहे दिल से करेंगे। जितना भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा भरसक प्रयास करने का काम किया जाएगा। देखिए राकेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक बिरादरी की बात नहीं है, सर समाज की बात है। और हमेशा जब भी आपसे बात हुई है, जब से हम लोग आपसे मुखातिब हुए हैं, तो आपने एक ही जवाब दिया है कि मेरे लिए सर समाज की सबसे पहली प्रायोरिटी है कि सर समाज के साथ चलता हूँ, क्योंकि सर समाज का प्यार मुझे मिलता है। नगर पालिका के चुनाव में आप चुनाव तो जीत ही गए थे, उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन वो एक महज़न इत्तेफ़ाक के मतलब कहीं की गोट कहीं फिट हो गई और चुनाव आप लूज़ कर गए, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप चुनाव बड़ी हिम्मत से और ऐसे उसमें जब बिल्कुल एक तरीके से माहौल खिलाफ था,
उस वक्त आप चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन करा, तो ये बड़ी बात है। और उस प्रदर्शन की शायद देन होगी कि समाजवादी पार्टी ने आज आपको राष्ट्रीय सचिव बनाया है। तो राष्ट्रीय सचिव बनाया, तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूं बिरादरी की, वो इसलिए कर रहा हूं कि राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा को बनाया, ना कि राकेश को। जब राकेश शर्मा को बनाया तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्र में आपको काम करने का शायद मौका मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में खास करके ब्राह्मण समाज में आपकी ड्यूटी तो 2024 से पहले ही अखिलेश यादव ने लगा दी, क्योंकि चुनौती भरा जो आपके सामने इतना बड़ा ये पद मिला है। एक तरफ तो ये खुशियों की सौगात है, खुशियों की माला है, दूसरी तरफ आपकी एक चुनौतियां हैं कि राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा को बनाया गया। तो ब्राह्मण समाज इस वक्त, जब ये माहौल है देश के अंदर, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी पर कितना जा पाएगा, उसके लिए आपको काम करना है। तो उसके लिए क्या आप अपनी जो बिसात है उसको बिछाने का काम करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां तक समाज की बात है, जिस व्यक्ति के अपना परिवार अपना समाज साथ नहीं होता, वो राजनीति आज की तारीख में नहीं कर सकता। जी। तो ये मैं अपने मुंह से आपको कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, वो आपको अंदाजा भी होगा, आप पत्रकार हैं, साथी हैं, आप राजनीति में भी रहे हैं, आपको जानकारी है। जहां तक प्रमाण की बात है, 2017 में चुनाव लड़े विधानसभा का, और 2013 के दंगे के बाद वो बहुत जबरदस्त चुनाव था। हम लोग फाइट से बाहर होते हुए भी समाज ने भरपूर सहयोग दिया, और उसके बावजूद भी जो है बहुत अच्छे वोट हमें मिले। 2019 में स्वर्गीय आदरणीय चौधरी अजीत सिंह यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा से चुनाव लड़े। समाज ने पूरी ताकत के साथ, एक पूरी लोकसभा के समाज के लोग इकट्ठे होकर के एक संदेश दिया, जिससे चौधरी अजीत सिंह जी भी प्रभावित हुए। और उन्होंने कहा मुझे चुनाव के बाद भी, चुनाव के बीच में भी, और मीटिंग वाले दिन भी, कि मैं तुम्हें यहाँ विधानसभा लड़वाऊंगा, तुम अच्छे मेहनती किसान परिवार के बच्चे हो, तुम्हारे जैसे लड़के जो हैं विधायक बनने चाहिए, मुझे खुशी होगी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि 2022 से पहले ही उनका देहांत हो गया, और मुझे उम्मीद थी अगर वो रहते तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मिलता तो मैं चुनाव जीतता। लेकिन दुर्भाग्य हमारा रहा कि हमारा 2022 में टिकट नहीं हो पाया। लेकिन समाज ने अपना प्यार दिखाया। 23 में नगर पालिका महिला सीट हो गई धर्मपत्नी जी को। मेरा मन नहीं था, लेकिन पूरे समाज ने, सबने कहा कि हमारा आदेश है, आपको मानना पड़ेगा। तो मैं सब सर्व समाज के सामने मुझे नतमस्तक होना पड़ा और चुनाव लड़ाया मैंने। तो निश्चित रूप से पूरे समाज ने चुनाव लड़ा। मैं क्या चुनाव लड़ाने वाला हूँ, पूरे समाज ने, और पूरा समाज खड़े होकर के चुनाव लड़ा, वोट नहीं दिया, चुनाव लड़ा। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए, लोकल चुनाव था, सरकार थी, और सरकार में भी ऐसे ऐसे काम हुए। एक बहुत इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम है आज भारतीय जनता पार्टी में, उसने पुलिस वालों को फोन कर करके पूरे दिन, जो हमारा समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, उनको, उनके साथ बदतमीजी कराई पुलिस से, कि जिससे पोलिंग ना हो। इसके प्रमाण है, हम लोग विधान लोकसभा के चुनाव में हम लोग उसको लोगों के सामने रखेंगे कि किस साजिश के तहत मैं चुनाव हारा नहीं, मुझे चुनाव जबरदस्ती हराया गया। तो ये सब चीजें, समाज का पूरा सहयोग, पूरा आशीर्वाद, पूरा प्यार मेरे साथ है, और मुझे इस बात का गर्व है कि समाज का पूरा आशीर्वाद, पूरा प्यार मुझे मिलता है। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले से, कि मेरे से कोई अनजाने में भी कोई ऐसी गलती ना हो कि समाज के किसी व्यक्ति का मैं ऐसा कोई आवेश में कोई सी बात कह दूं, कोई घमंड की बात मेरे अंदर ईश्वर ना पैदा करे। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि आप उन तथ्यों को 2024 के चुनाव में सामने भी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ जो खास एक चीज़ देखने को मिला कि ये चुनाव हार का कारण शायद ओवैसी साहब भी कहीं न कहीं रहे आपकी इस हार में। देखिए, सब पार्टियां हैं, चुनाव तो लड़ती हैं, वोट तो पहले भी सब इनको मिलती रही, इसका कोई नहीं। मेन चीज ये है कि लोगों का प्यार मिला, हमारा भाग्य में शायद नहीं था, लोगों का आशीर्वाद मिला। फिर ये कहावत आपने सुनी होगी, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, हो सकता है भविष्य में इससे ज्यादा अच्छा कुछ मिलना हो। समाजवादी का वोट खास करके मुस्लिम बैकवोट माना जाता है, यादव माना जाता है। क्या मुस्लिम समाज अभी भी आपके सामने पूर्ण तरीके से समाजवादी पार्टी को कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा? समाजवादी पार्टी को नहीं, मुझे भी पूरा आशीर्वाद मिला, और समाजवादी पार्टी में पूर्ण रूप से मुस्लिम समाज का समर्थन है, ये हम लोग महसूस करते हैं। और मुझे तो बहुत ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों ने प्यार दिया, मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा इस बात के लिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि राकेश शर्मा जी, आप 2024 के चुनाव को लेकर
गठबंधन की जो मुहिम है, बड़ी लंबी चल रही है। लेकिन इस लड़ाई का कहीं न कहीं आपके राष्ट्रीय सचिव बनते ही एक अंत तो हो गया कि मतलब आरएलडी का और समाजवादी का गठबंधन कल फाइनल हो गया शायद। वो अभी मेरी किसी से बात तो नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया के और अखबार के माध्यम से मुझे जानकारी है। आप सही कह रहे हैं, वो तो हो गया। अभी आरएलडी ने मेरे ख्याल से 12 सीटें माँगी थी, लेकिन 7 सीटों पर ही उनको समझौता करना पड़ा। तो 7 सीटों में क्या मुज़फ्फरनगर जो लोकसभा सीट है, क्योंकि आपके लिए बहुत मायने रखती है मुज़फ्फरनगर लोकसभा। दूसरी तरफ जो आपके साथी हैं हरेंद्र मलिक, उनकी लगभग काफ़ी समय से तैयारी चल रही है लोकसभा की। तो मुज़फ्फरनगर सीट पर सभी की नज़र रहती है, पूरे देश की नज़र रहती है वैसे तो ख़ास करके, क्योंकि मुज़फ्फरनगर जो एक सीट है वो बड़ी चिंगारी है, क्योंकि जो मुज़फ्फरनगर तय करता है वो बहुत दूर तक गूँज जाती है। तो क्या हरेंद्र मलिक प्रत्याशी रहेंगे या मतलब आरएलडी के खाते में जा रही है मुज़फ्फरनगर लोकसभा? देखिए, प्रत्याशी कौन रहेंगे, ये तो दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों का काम है। अभी जो 7 सीटों पर लेकिन हुआ है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, बहुत विश्वास के साथ, क्योंकि हम भी पूरी लोकसभा में लोगों से हमारी बात होती है, हम घूमते भी हैं। मुजफ्फरनगर की लोकसभा सबसे पहली लोकसभा होगी जो विपक्ष का जो एनडीए का इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा, वो सबसे पहले मुजफ्फरनगर, पूरे देश के अंदर सबसे पहले मुजफ्फरनगर की लोकसभा को आप लिख लो, 100 के 100% हम लोग जीतने जा रहे हैं। मतलब आपके सामने 2 बार का सांसद संजीव बालियान। मुझे ये नहीं पता कौन है कौन नहीं, आप छोड़ दो उस बात को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप लिख लो कि इंडिया गठबंधन की सबसे पहली देश के अंदर जीतने वाली सीट मुजफ्फरनगर होगी, आप जानना। बड़ी बात कह रहे हैं आप राकेश शर्मा जी। खैर, परिस्थितियां जो होंगी वो सब चुनाव में आपको पता लगेंगी। लेकिन मुझे भरोसा है, मैं भगवान को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ और सच्चे दिल से इस बात को कह रहा हूँ। ये लोगों की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है। आज मेरे ख्याल से किस तारीख हो गई? 20 है? यही सुनना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि 20 है। तो खैर यानी कि कल 21 है और परसों 22 है। 22 जनवरी को अयोध्या का उद्घाटन होना है। जो तो इन्विटेशन आया है, नहीं है आपके पास? मैं नहीं, ब्राह्मण भी हो और दूसरी बात ये है कि राष्ट्रीय सचिव बन गए हो तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ। मैं आपको बताऊं, इनविटेशन की बात, ये बहुत छोटी बात है। और ब्राह्मण के घर हम लोग पैदा हुए, ब्राह्मण के घर पैदा हुए, किसान के बच्चे हैं। और आप जहाँ बैठे हैं, यही मेरा मंदिर है, घर का छोटा सा। मैं तो बहुत छोटे घर में पैदा हुआ हूँ। यहाँ भगवान को मैं रोज दर्शन करता हूँ। मैं तो, भगवान राम तो हमारे कण कण में है। ये केवल एक प्रोपोगंडा, एक इवेंट भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया अपने ऐब छिपाने के लिए। आप ये देखिए, हमारे चारों शंकराचार्य इस बात को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा। कहीं भी किसी भी टीवी चैनल पे, अखबार पे उनकी खबर नहीं छापी जा रही। केवल एक दबाव है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि हमारी ये बात पता न लगे। लेकिन निश्चित रूप से लोगों में जो आक्रोश है इस चीज का, और ये आप, इसका परिणाम भयावह होगा। हमारे जो, मैं नहीं मानता कि शंकराचार्य से बड़ी समाज में, सनातन धर्म में कोई बात होगी। उनसे, जो उनके मुंह से निकली हुई वाणी है, उनकी आह, वो, उसका श्राप इन लोगों को लगेगा निश्चित रूप से। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर राम मंदिर को नहीं मानने, राम मंदिर के प्रोग्राम में नहीं आना चाह रहे, न्योता भी गया है, मतलब इसका क्या रीजन है? मतलब इस तरह का, मतलब इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही है? चलिए, वो तो उनका काम है, राजनीति कर रहे वो लोग। हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं, उनके नाम को बेचने वाले लोग नहीं हैं। क्या राम मंदिर पे राजनीति हो रही है? ये तो सब जानते हैं, तो पता ही है सबको। मेरे से क्या आप पूछ रहे हैं? आप ये तो, आप जितनी सरकारी मशीन दी है उसका दुरुपयोग केवल इसी काम के लिए तो कर रहे हैं। आज देखो, केवल चुनाव है अप्रैल में, आने वाला लोकसभा का चुनाव है, तो उसके लिए सबका सारा दुरुपयोग हो रहा है, उसी के लिए करा जा रहा। सारे स्कूल कॉलेज सब सब जगह जो है सरकार की तरफ से एक एजेंडा चल रहा है कि इसी का, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। अब कोई इनसे पूछे, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक टेम्पू चला रहा है एक लड़का, वो बीटेक है। वो आरोप लगा रहा कि हम, मैं बेरोजगार हूँ। लोग उससे पूछ रहे, भाई, वो इंग्लिश में बात कर रहा, बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, कि टेम्पू को चला रहे हो कि 5,000 की नौकरी मिलती है, इससे बढ़िया तो 20,000 रुपये हम टेम्पू चला के कमा रहे थे महीने में। इतनी बेरोजगारी आप ये देखिए। क्या इस भारतीय जनता पार्टी ने कितने वादे किए थे लोगों से कि हम रोजगार दे देंगे। किसान लोगों से वादा किया था कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे। कर्मचारियों से वादे किए थे, सब लोगों से कोई छोड़ा नहीं, छोटे व्यापारियों से वादे किए। आज इस देश का छोटा व्यापारी हो, किसान हो,
मजदूर हो, छात्र हो, जो बेरोजगार युवक हों, सब लोग एक बहुत ही भयावह स्थिति। और आप देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान की जनसंख्या ये लोग बताते हैं 140 करोड़ है, और 80 करोड़ को वो कह रहे कि हम लोग भैया घर घर सबके अनाज भिजवा रहे हैं। और दूसरे दावा ये भी करा जा रहा है मीडिया में कि हिंदुस्तान 5वीं महाशक्ति है। तो ऐसे आप कल्पना कर सकते हैं, हर आदमी समझदार है, पढ़ा लिखा है, सब लोग जानकारी रखते हैं। जब आप 5वीं महाशक्ति की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से जो है 80 करोड़ लोगों को आप भोजन खिला रहे हैं? तो इसका मतलब या तो आप वहां झूठ बोल रहे हैं, या यह बात यहाँ गलत है। दोनों एक दूसरे की पूरक तो नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से मोड़ना चाहती है। और कोई भी बात हो, केवल इनके पास एक ही एजेंडा है, हिंदुत्व का, हिंदू मुस्लिम का। और उसमें क्या लोगों की भावनाएं हैं वो सबको पता है, सब सोशल मीडिया पर आ रहा है, सब लोग देखते हैं, वो सब चीज इन्हें परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो ये पिछले विधानसभा के चुनाव हुए, अगर विपक्ष मजबूत रह के आपस में सीट बंटवारा करके चुनाव लड़ता, तो वहां भी इन लोगों की सरकार ना बनती। इन्होंने डिवाइड एंड रूल की स्थिति इन लोगों ने बना रखी है। तो लेकिन अब 2024 में ऐसा नहीं होगा, इसका परिणाम बहुत खराब होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि लोगों में बेरोजगारी को लेकर बहुत जबरदस्त आक्रोश है, और वो सड़कों पर उतरेंगे, लोग बहुत परेशान है जो बेरोजगार युवक है। बेरोजगारी है, लेकिन भाजपा तो कह रही है कि घर घर हम अनाज सब चीजें भेज रहे हैं, तो फिर कहाँ परेशानी पैदा हो रही है? चलिए, उसका तो अब मैं कह रहा हूँ ये भविष्य के गर्भ में है, हम इसको ज्यादा, भाई इतने भविष्य वक्ता तो हम भी नहीं, लेकिन जैसा लोगों से बात होती है देखते हैं, बहुत स्थिति ठीक है, विपक्ष मजबूत रहेगा और सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। अच्छा, जैसे कि गठबंधन में अभी समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन फाइनल हो गया। अब जैसे कि बीएसपी है, बीएसपी ने आप बिल्कुल क्लियर, आपका ताना-बाना नहीं बुना जा रहा है शायद मेरे ख्याल से। कहीं न कहीं क्या चूक चल रही है, सीटों का एक जो भी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने साफ कह दिया कि मैं गठबंधन में नहीं जाऊँगी, मैं अकेली अपने दम पर चुनाव लड़ूँगी। हाँ, तो वो तो उनका अपना निर्णय है, उसमें हम लोग कहाँ हस्तक्षेप करने की स्थिति में हैं। 18-19% वोट है। हाँ, तो ये देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, लोगों की एक भावनाएं हैं, और लोग उन भावनाओं में से मतलब जो आज ये जो भावनाएं लोगों के अंदर पैदा करना चाह रहे हैं, जिस चीज को भी पैदा करना चाह रहे हैं, लोग उनसे ऊपर उठ कर वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। तो इंडिया गठबंधन का आपने नाम दिया है, तो क्या कांग्रेस से गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी का? तो सब चल ही रहा है, बिना गठबंधन के कैसे होगा? कांग्रेस से गठबंधन निश्चित रूप से होगा। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तो आपके नेताजी ने साफ मना कर दिया जाने से। चलो वो ऐसा ना, जो आंदोलन समाजवादी पार्टी कर रही है, राष्ट्रीय लोकदल का, सब पार्टियां अपना अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी भी लड़ेंगे। आपकी भी यात्रा चल गई शायद मेरे ख्याल से। बिल्कुल। क्या मकसद है यात्रा का? यात्रा को लोगों को जागरूक करना है, जो इन्होंने झूठ बोला है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अब जो इन्होंने संकल्प यात्रा चला रखी है, वो सब सारा झूठ ही तो है। अब उसमें एक केवल अपनी बात को पेश करने का काम कर रहे हैं, जो सच्चाई है उससे बहुत कोसों दूर हैं लोग, जनता सब समझ रही है। चलो खैर, आपका बहुत समय लिया और आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन शार्लेट परिवार की तरफ से धन्यवाद। कि आप खैर नाम तो मुजफ्फरनगर का ही हुआ कहीं न कहीं कि मुजफ्फरनगर का एक बच्चा छात्र राजनीति से लेकर और यहाँ तक का मकाम हासिल किया है और आज राष्ट्रीय सचिव के पद पर है। तो हमें भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी इस तरीके का एक फ़क्र है कि हमारे राकेश शर्मा भाई को इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट। लेकिन चर्चा अभी जारी रहेगी क्योंकि 2024 का चुनाव की जो चुनौतियाँ हैं, वो राकेश शर्मा के ऊपर बड़ी डाल दी गई हैं। जहां फूलों की माला है, वहीं कांटों भरा ताज भी होगा। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा जब भी सभी साथी यहाँ जो स्वागत करने के लिए आए हुए हैं, तो सबको थोड़ा सा एक बार कैमरे में जरूर दिखाएं। सभी दर्शक देखने चाहिए इस वक्त। धन्यवाद बच्चन, शाह अलर्ट परिवार का और खासकर हमारे अरशद राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? चलो बात कर लेते हैं भाई, साथी आए, चाहने वाले आए हैं, तो राकेश शर्मा जी से तो बात ही हो गई। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं ये जिम्मेदारी? काफी जिम्मेदारी है और जो है ये अपनी जिम्मेदारी पे खरे उतरेंगे। नहीं, आप भी खरे उतरेंगे या नहीं, सवाल इस बात का है। हम भी खरे उतरेंगे इनके साथ, भाई राकेश शर्मा के साथ। जी जी, हम राकेश शर्मा जी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने क्या कह रहे हैं, इन पर पूरा भरोसा जताया है। पूरा ब्राह्मण समाज, पूरे प्रदेश का
इनकी साथ रहेगा। जहाँ ये जाएंगे वहाँ ब्राह्मणों को जागरूक करेंगे। क्या नाम है आपका? योगेश शर्मा। योगेश शर्मा जी ने बड़ी बात कही कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी जिम्मेदारी राकेश शर्मा को दी है, तो ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी का जो हमारे ऊपर एक कर्ज आया है उसे 2024 के चुनाव में ब्राह्मण समाज उतारने काम करेंगे। भाई साहब क्या नाम है, जानना चाहेंगे? दीक्षित जी। आत्माराम जी, आपकी तो खैर आत्मा से ही राम निकल रहा है तो बड़ी बात हो जाती है। तो आत्माराम जी, क्या किस तरीके से देख रहे हैं 2024 के चुनाव को? राकेश शर्मा जी को जिम्मेदारी मिल गई, बड़ी जिम्मेदारी है। माननीय अखिलेश जी ने जो हमारे जो है राकेश शर्मा जी को जिम्मेदारी दी है, तो ये उस जिम्मेदारी का बहुत पूर्णतः निर्वहन करेंगे और हम सब समाज के लोग जो है तन मन धन से जो है श्री राकेश शर्मा जी के साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनके साथ रहेंगे। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? सुभाष गौतम। सुभाष गौतम जी, तो आज राकेश शर्मा जी के पास क्या मुबारकबाद देने के लिए आए थे? मुबारकबाद देने के लिए नहीं है, राकेश शर्मा जी है। राकेश शर्मा एक ऐसा नाम है, हर ब्राह्मण का बच्चा बच्चा राकेश शर्मा है और दिल से, मन से, तन से, धन से राकेश के साथ। तो क्या समाजवादी पार्टी ने अच्छा कदम उठाया है? समाजवादी पार्टी ने राकेश जी को जो एक जिम्मेदारी देकर नवाजा गया है वो उस पर खरा उतरेंगे और हम उससे प्रफुल्लित हैं। राकेश शर्मा जी को पूरा पूरा सपोर्ट किया जाएगा। जी जी। बड़ी बात कह रहे हैं सभी यहाँ पर समाज के जिम्मेदार लोग बैठे हैं जो यहाँ पर फूल मालाओं से राकेश शर्मा जी का स्वागत करने के लिए आए थे। तो हमारे साथ में भाई बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सतीश कौशिक। सतीश हाँ जी, कौशिक। कौशिक जी, कैसा आए हो आज राकेश शर्मा जी के पास? राकेश जी के साथ है, राकेश जी के सम्मान में पूरा ब्राह्मण समाज है। जी जी। जी भाई साहब, क्या नाम है? अमित शर्मा। अमित शर्मा जी, आज राकेश शर्मा जी को बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल रही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को आप? समाजवादी पार्टी ने वो काम किया कि मुजफ्फरनगर के जो पूरा ब्राह्मण समाज तो साथ है ही, अन्य समाज भी राकेश शर्मा जी के साथ तत्पर है, हर समय साथ तैयार है। बड़ी बात कही है कि जहां एक तरफ ब्राह्मण समाज तो पूरा एक तरीके साथ रहेगा ही, लेकिन जो दूसरे समाज के लोग हैं वो भी राकेश शर्मा से प्यार करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र गौतम, जिला प्रभारी हूँ राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का। देखो, बड़ी बात है कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज के बड़े जिम्मेदार साथी जो पद पर हैं, अब उनसे बात करते हैं कि आज जो राकेश शर्मा जी को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो जिम्मेदारी दी है, किस तरीके से देख रहे हैं? जो अखिलेश यादव जी ने भाई को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, इससे सारे ब्राह्मण समाज ऋणी हो गया है और आने वाले चुनाव में भाई राकेश शर्मा जी के हाथ को मजबूत करेंगे। जिसको ये कहेंगे उसकी तरफ को सभी ब्राह्मण समाज चलेगा। बहुत बढ़िया। तो सोनू मलिक जी ने खास करके अपने कैमरे की जो छाया है सब पर, भाई साहब नाम क्या है? अच्छा, हमारे साथी हैं, ये भी मेरे ख्याल से यहाँ पर खास चर्चा के लिए आए हैं। उधर में देखो, जी, वो भी क्या नाम चर्चा के लिए आए हैं। तो आप देख रहे हैं कैमरामैन सोनू मलिक के साथ में अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट।